नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो है सीरीज वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। अभी तक जो है लास्ट वीडियो में मैंने आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपको मैकेनिक्स का जो है डेफिनेशन बताया था, मैकेनिक्स के बारे में बताई थी और उसका जो है क्लासिफिकेशन बताया था कि किस तरह से उसको क्लासीफाई किया जा सकता है, कैसे कैसे हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे डिटेल्स मैंने आपको बताए थे। अब ये जो है नेक्स्ट हम जो है आगे बढ़ते हैं फंडामेंटल लॉज ऑफ मैकेनिक्स, मतलब मैकेनिक्स के लिए जो है लॉज कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिकली जो है 4 से जो है 4 to 5 लॉज होते हैं जिनके बारे में हमें जो है अच्छे से जो है ध्यान रखना चाहिए। फिर आगे जो है हम लोग इसके बाद जो है रिजल्टेंट फोर्स, रेजोल्यूशन फोर्सेस, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो लॉज ऑफ मैकेनिक्स में पहला हम आते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट इफ अ रिजल्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो। जब रिजल्टिंग फोर्स क्या है, अगर किसी बॉडी पे मान लीजिए कोई जो है ये कोई ब्लॉक है, इसमें बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं। रिजल्टिंग फोर्स होता क्या है? अगर जो है बहुत सारे फोर्स किसी बॉडी पे लग रहे हैं, किसी ब्लॉक पे लग रहे हैं, तो उन सारे फोर्स के कारण जो इफेक्ट आ रहा है ना, वही इफेक्ट आपको उन सारे फोर्स को हटा के एक सिंगल फोर्स लगा दिया जाए तो सेम इफेक्ट अगर आ रहा है तो उस सिंगल फोर्स को, उन सारे फोर्स का क्या हम बोलेंगे? रिजल्टेंट फोर्स। जैसे ये सारे फोर्स आपका लग रहा है यहाँ पे इस ब्लॉक पे 1 2 3 4 है ना, और इन सारे को हटा के केवल एक फोर्स मैंने ऐसे लगाया आर। तो ये जो है मान लीजिए इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक्सलेशन ए से, तो इस फोर्स के कारण भी ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? दिस फोर्स इज रिजल्टेंट ऑफ दी 1 2 3 एंड 4। मतलब चारों फोर्स का क्या होगा? ये रिजल्टेंट होगा। हिंदी में कहते हैं इसको परिणामी बल। जो है नाम से ही मतलब आपको समझ में आ रहा है कि जो है बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं तो उसका जो परिणामी होगा, जो रिजल्टेंट होगा, है ना, तो उसी को हम आप जो है रिजल्टेंट फोर्स बोलेंगे। ठीक, तो क्या कह रहा है? रिजल्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट इफ ओरिजिनली एट रेस्ट। मतलब अगर जो है बॉडी ओरिजिनली रेस्ट में है तो वो जो है, अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो क्या होगा? उस पर जो है वो बॉडी क्या होगी? रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, और अगर वो मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड के साथ में, तो वो जो है स्ट्रेट लाइन में, तो वो जो है वो मोशन में ही रहेगी। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि जो भी चीज़ है दुनिया में, अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। ठीक है, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। ठीक है, अगर उसको जो है उस रेस्ट से या मोशन से डिफरेंट जो है पोजीशन में चेंज करना हो, डिफरेंट जो है स्टेट में चेंज करना हो, जैसे कि अगर जो है स्टैटिक में है, अगर रेस्ट में है, उसको मोशन में कन्वर्ट करना हो तो उस पर हमें एक्सटर्नल फोर्स जरूर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ को जो है आप जो है लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया कैसे कहते हैं? जैसे इनर्शिया को आप समझिए कि आप बस में बैठे हैं और बस चल रही है, बस के साथ साथ आप भी चल रहे होते हैं, लेकिन बस के रेस्पेक्ट में जो है, बस के रेस्पेक्ट में आप रेस्ट में रहते हैं। आप चल रहे होते हैं किसके रेस्पेक्ट में? ज़मीन के रेस्पेक्ट में, चारों तरफ के रेस्पेक्ट में आप चल रहे होते हैं क्योंकि बस भी चल रही है। ठीक है, और बस में आप बैठे हैं। ठीक है, और जो है बट जो है क्या कहा जाएगा कि जो है आप जो है बस के रेस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में। तो रेस्ट में है तो आप रेस्ट में ही रहना चाहिए। इसीलिए जो है जब बस जो है ब्रेक लगाती है तो जो है तो मैं ये कह रहा था कि जो है अगर कोई जो है बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहिए, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए। ठीक है, मैंने बस का एग्जांपल दिया था कि आप बस में बैठे हैं और बस चल रही है, तो बस के रेस्पेक्ट में आप क्या हैं? बैठे हुए, रेस्ट में हैं। ठीक है, लेकिन चारों तरफ के रेस्पेक्ट में आप देखते हैं तो जो है आप मोशन में रहते हैं। ठीक है, इसलिए बस जब ब्रेक लगाती है तो क्या होता है? बस चल रही, उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया, ब्रेक लगाया गया। जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया तो बस जो है अपनी जो पोजीशन से, जो मोशन में है, उससे आप वो रेस्ट में आ जाएगी, और रेस्ट में जब आ जाएगी तो आप भी रेस्ट में आ जाएंगे। लेकिन जब रेस्ट में आप आएंगे तो क्या है? लेकिन आप चारों ओर के जो है रेस्पेक्ट में आप मोशन में रहते हैं, तो इसलिए आप आगे की तरफ जो है झुक जाते हैं। तो उसी को हम जो है इनर्शिया कहते हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया कहते हैं। तो इनर्शिया किससे डिफाइन होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ से डिफाइन होता है कि अगर कोई भी चीज़ जो है रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगी,
ठीक है। अगर रेस्ट से उसको मोशन में कन्वर्ट करना हो तो उसमें केवल एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला जो नियम है वो कोई किसी फोर्स के बारे में जो है नहीं बताता है, बस केवल बताता है कि रेस्ट में है तो रेस्ट में है, ठीक है। दूसरा जो लॉ है न्यूटन सेकंड लॉ, वो क्या कहता है, दिस स्टेट्स दैट, ये क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट द रिजल्टिंग फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो। अगर रिजल्टेंट फोर्स जो है किसी बॉडी पे जीरो नहीं है, उसकी कोई एक वैल्यू है, तो उसकी वैल्यू है तो क्या होगा, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मतलब ये क्या बता रहा है, फोर्स को बता रहा है कि जो है अगर जो है उस पर रिजल्टिंग फोर्स जीरो नहीं है, मतलब उस पर कोई फोर्स लग रहा है, उसकी कोई वैल्यू है, तो उस केस में क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी को हम मोमेंटम कहते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, अगर मास को कांस्टेंट हम लेते हैं, वेलोसिटी को जो है, वेलोसिटी अगर विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है तो क्या होगा, m dv बाई dt, है ना। तो ये क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो हम फोर्स को क्या लिख सकते हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dv अपॉन dt, ये क्या है, dv अपॉन dt को एक्सीलरेशन कहते हैं। तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, ma। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, ma, है ना। तो न्यूटन सेकंड लॉ क्या बताता है, फोर्स बताता है, F इज इक्वल टू ma बताता है, लेकिन इसका स्टेटमेंट क्या है, इस तरह से हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, हाँ इसको और समझ लीजिए, F इज इक्वल टू ma, है ना। जैसे बहुत सारे आपने फोर्स लगाए, है ना, इस फोर्स के कारण ये क्या है, ये मोशन में आ गया, ये जो है इधर कहीं जो है जा रही है, अब जा रही है तो इसकी वेलोसिटी कुछ हो गई, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी अगर जो है थोड़ा जो है वैरी कर रहा है, वैरी मतलब चेंज हो रहा है, कहीं जब स्टार्टिंग में वेलोसिटी जीरो है, बाद में वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ एक्सीलरेशन, किसी पार्टिकुलर एक्सीलरेशन से जा रहा है, तो एक्सीलरेशन से जब जाएगा तो जो है जो फोर्स होगा, जो फोर्स होगा वो क्या होगा, m a के बराबर होगा, है ना। जो फोर्स होगा वो क्या होगा, m a के बराबर होगा, है ना। जितने भी रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, m a के बराबर होगा, ठीक। तो नेक्स्ट जो है आपका ला है न्यूटन्स थर्ड ला। इसमें क्या है, न्यूटन्स थर्ड ला समझने के लिए बहुत ही आसान है। इट स्टेट्स दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। जब किसी जो है बॉडी पे कोई फोर्स लगता है, एक्शन फोर्स लगता है, तो उस पर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स भी डेवलप होते हैं, है। लेकिन रिएक्शन फोर्स आपका जो है पार्टिकुलर जो है, उसके लिए दो चीज़ें होनी चाहिए, है। ब्लॉक जो है या बॉडी जो है किसी चीज़ पे रखा होना चाहिए, या कहीं पे एक्शन लग रहा हो, है ना। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये एक ब्लॉक रखा हुआ है रफ सरफेस पे, ठीक है। अब रफ सरफेस पे जब रखा हुआ है तो एक्शन फोर्स क्या आएगा, एक्शन इसमें आएगा, इसका वेट, इसका जो वेट है, इसका जो भार है, वो क्या होगा, एक्शन फोर्स होगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब यहाँ पे ये तो एक्शन आपने देख लिया, रिएक्शन इसका क्या होगा, रिएक्शन होगा जो आप इस सरफेस पे खड़े हुए हैं, तो इस सरफेस से एक जो है अपवर्ड डायरेक्शन में, इस सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स आएगा, उसको हम बोलेंगे रिएक्शन फोर्स। इसी को आप बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एन, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज शुड बी वन, जो है फॉर एवरी रिएक्शन देयर इज रिएक्शन फोर्स, ठीक है। जब कभी एक्शन फोर्स आएगा तो उसके साथ में एक रिएक्शन फोर्स भी डेवलप होगा, लेकिन कैसे डेवलप होगा, इसके लिए जो डायरेक्शन एक्शन फोर्स का है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इस केस में जो है एक्शन फोर्स आपका डाउनवर्ड है, तो जो है रिएक्शन फोर्स क्या हुआ, अपवर्ड हुआ, और इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगी, मतलब इसका जो वैल्यू है 10 न्यूटन का है तो ये भी 10 न्यूटन होगा, ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगा, ठीक है। तो आपको ये तीनों लॉ समझ में आ गए, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी इसको कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या था कि अगर कोई जो है बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहिए, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहिए। दूसरा क्या था, अगर जो है उस पर रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है तो क्या होगा, वो मूव कर रहा होगा एक्सीलरेशन के साथ में, तो फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो पहले में क्या है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो है, दूसरे में क्या है, रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है। तीसरा जो फोर्स है न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन
हर एक एक्शन के साथ में क्या होगा, रिएक्शन फोर्स भी डेवलप होगा। तो ये चीज़ जो है तीनों क्लियर होगा। अब हम आपके जो है आपको बताते हैं कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम, तो इसको हम इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो इसका स्टेटमेंट देखिए लिखा हुआ, टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल मे बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल फोर्स। टू फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल may be replaced by a single force called their resultant, which can be obtained by drawing diagonal of the parallelogram which has sides equal to the given force। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, ये रिजल्टेंट फोर्स को जो है डिफाइन करता है कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए जो है मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया इसको समझने के लिए, है ना। इसको समझने के लिए हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम है। एक पॉइंट पे दो फोर्स लग रहा है। यहाँ पे देखिए इस डायरेक्शन में एक फोर्स P लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स Q लग रहा है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ये एंगल कितना है, थीटा। मतलब दो फोर्स एक पैरेललोग्राम के जो है पॉइंट A पे लग रहे हैं, और दोनों जो है क्या है, पैरेललोग्राम के साइड्स हैं, पॉजिटिव साइड्स हैं। देखिए ये P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, AB के अलॉन्ग लग रहा है। Q कहाँ लग रहा है, AB के अलॉन्ग लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इफ पार्टिकल में बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल फोर्स का रिजल्टेंट, ठीक है। ड्राइंग डायगोनल व्हिच हैज द साइड्स। हाँ, तो ये मैंने आपको भी बताया कि दो फोर्स लग रहे हैं जो कि पैरेललोग्राम के साइड्स के अलावा लग रहे हैं, ठीक है। तो उसका जो डायगोनल है ये क्या है, AC क्या है, AC इज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। AC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स। इन दोनों फोर्स का क्या कर रहा है, रिजल्टेंट जो है शो कर रहा है। मैंने आपको बताया था रिजल्टेंट मतलब जोड़ना, है ना। दो फोर्स का जो है इफेक्ट क्या होगा, उसको हम रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो है इसमें क्या है, तो यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, ये AC के अलावा क्या है, R। अब R की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखिए ध्यान से। R जो है क्या है, डायगोनल। अगर यहाँ से C से एक परपेंडिकुलर जो है AB लाइन पे हम जो है परपेंडिकुलर डालें तो क्या हो जाएगा, ये M जो है पॉइंट आ जाएगा, M पॉइंट पे ये कट करेगा, ठीक है। अब यहाँ से देख सकते हैं AC ट्रायंगल ACM में देख सकते हैं, ACM कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। इस केस में हम क्या लगाएंगे, ये जो है रूल लगाएंगे कि जो है ये क्या है, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये क्या है, AM क्या है बेस, और CM क्या है परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CM स्क्वायर दिस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। अब AM क्या है, AB प्लस BM स्क्वायर, ठीक है। तो ये वही जैसे हिंदी में आपने पढ़ा होगा कि जो है कर्ण वर्ग इज इक्वल टू आधार वर्ग प्लस लंब वर्ग। मतलब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर हो गया, ये बेस स्क्वायर हो गया। तो इसको हम आगे देखते हैं। तो AC इसे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिजल्टेंट। इसकी वैल्यू R मैंने ली है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू Q साइन थीटा। हाँ, यहाँ से देखिए Q साइन थीटा प्लस Q कॉस थीटा। अब CM क्या है, CM आपका ये है ना, CM ये, ठीक है। तो CM की वैल्यू डायरेक्ट क्या है, Q। CM की वैल्यू डायरेक्ट क्या है, आपका Q है, ठीक है। तो यहाँ से जो है CM की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q। ये आपका जो है फोर्स कितना है, ये आपका Q है ना। तो आपका CM कितना हो जाएगा, ये अगर थीटा है तो CM क्या हो जाएगा, Q साइन थीटा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ से देखिए एक छोटा सा ट्रायंगल है, इसमें अगर साइन थीटा लगाएं तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर CM अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है Q। तो CM क्या हो जाएगा, Q साइन थीटा। तो वही चीज़ मैंने लिखा है, Q साइन थीटा, ठीक है, प्लस AB प्लस BM स्क्वायर। अब AB कितना है, AB जो है वो क्या, P जो है, तो हमने P लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। P प्लस ऐसे BM क्या हो जाएगा, जैसे जो है आपका CM जो है Q साइन थीटा हो जाएगा, वैसे BM क्या हो जाएगा, Q कॉस थीटा। यहाँ पे हम पुट कर दिए, और जो है सब्स्टिट्यूट करने के बाद R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। तो यहाँ से जो है हमें रिजल्टेंट की जो है मैग्नीट्यूड की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड पता चल गया। अगर हमें डायरेक्शन पता करना हो कि मान लीजिए ये बेस से जो है बीटा एंगल पे लग रहा है,
तो बीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से लिख सकते हैं tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है cm की वैल्यू क्या है, cm की वैल्यू q sin थीटा। तो यहाँ से लिखते बीटा इज इक्वल टू, इसको लेके आए तो tan बीटा इज इक्वल टू q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। p प्लस q क्या है, p प्लस ये वाला रिश्ता है, p हो गया प्लस bn क्या है, q cos थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स q sin थीटा अपॉन p प्लस q cos थीटा। तो ये क्या हुआ, ये आपका पैरेललोग्राम ला है, जिससे जो है रिजल्टेंट जो है कोई दो फोर्स अगर किसी एंगल पे लग रहे हैं तो हम इसका यूज जो है क्या है, दो फोर्स अगर किसी एंगल में पे लग रहे हैं तो हम रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूले से, इस फार्मूले से। क्या क्या दिया होना चाहिए, इसमें दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया होना चाहिए और उनके बीच का एंगल अगर दिया है तो हम रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आसानी से निकाल सकते हैं। इसका बहुत बड़ा यूज है, छोटे छोटे क्वेश्चन काफ़ी आते हैं इसमें। तो ये आपका हो गया पैरेललोग्राम ला। नेक्स्ट आपका है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ये क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट्स देखते हैं। इसका स्टेटमेंट है द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी के बारे में बात कर रहा है। रिमेन्स अनचेंज्ड if force acting at a given point of rigid body is replaced, मतलब इस फिगर को देखें, यहाँ पे इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा था, ठीक है, तो इसको रिप्लेस्ड किया जा रहा है बाई ए फोर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट एक्टिंग एट ए डिफरेंट पॉइंट प्रोवाइडेड दैट द टू फोर्सेस हैव द सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो इसको समझने के लिए ध्यान से देखें। ये मैंने एक बॉडी बनाया, ठीक है, ये एक बॉडी बनाया, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक फोर्स मैंने लगाया F, है ना, इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, ये, ठीक है। ऐसे ही इस पे मैंने एक फोर्स, इस पे एक मैंने लाइन ऑफ एक्शन बनाया, तो ये लाइन ऑफ एक्शन और ये लाइन ऑफ एक्शन क्या है, दोनों सेम है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम है। अलग क्या है, मैंने आपको फोर्स में चार चीज़ें बताई थी। पहला चीज़ बताया था डायरेक्शन, दूसरा बताया था मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, ठीक है। तीसरा बताया था मैंने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इसका कहाँ है, यहाँ है, और इसका कहाँ है, यहाँ। चौथा बताया था मैंने लाइन ऑफ एक्शन, तो लाइन ऑफ एक्शन क्या है, इसका ये है और ये। इसमें तीन चीज़ें सेम है लेकिन एक चीज़ सेम नहीं है। तीन चीज़ें कौन कौन से सेम है, डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। इस स्टेटमेंट के लिए जो है, स्टेटमेंट से जो है ये पता चलता है, इसमें तीन चीज़ें सेम बताई गई, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और लाइन ऑफ एक्शन। क्या सेम नहीं है, केवल जो है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम नहीं। तो अगर हम इस तरह से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे फोर्स लगा देते हैं, दूसरे पॉइंट पे लगा देते हैं, लेकिन लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, तो हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। मतलब ये फोर्स, ये जो है दोनों क्या कहा जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। तो यही मतलब है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का, कि आप फोर्स को जो है ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसी एक पॉइंट से पार्टिकुलर दूसरे पॉइंट पे, लेकिन ये ध्यान रखना है फोर्स का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। तो आपका जो है ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं। तो अब आपका जो है ये पांच चीज़ें हो गया, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग जो है रिवोल्यूशन ऑफ फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कैसे पता की जाती है, इसको हम लोग देखेंगे।